जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल आर स्टार हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जिसमें बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है बिट्टू झा सर के द्वारा। जिसमें से आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 12 का रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन का ऑब्जेक्टिव सॉल्व। जितने भी इसमें लमसम 206 प्रश्न है इसमें ऑब्जेक्टिव का, सभी का हम लोग प्रश्न आंसर देखेंगे और उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होगा, उसको भी देखते चलेंगे। और बता दें दोस्तों, से वैसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग चाहते हैं कि इसे ज्ञान बिंदु के द्वारा पढ़ें या उनके नोट्स तो ले लेते हैं, बट बायोलॉजी में क्या है कि इसमें ये बायोलॉजी में क्या है कि क्वेश्चन तो है बट आंसर नहीं है। तो वैसे लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो नोट्स तो ले लिए बट आंसर नहीं है। तो आंसर के लिए ये वीडियो उनको शेयर कीजिए। और हम बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये दिया गया है कि ये जो बिट्टू झा सर के द्वारा जो क्वेश्चन का जो ये बारीकी से जो सजावट है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया और बहुत ज़्यादा ही बेहतर तरीके से किया गया। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, बायोलॉजी का अधिकतर प्रश्न इसी से देखा गया है। तो चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 12 और इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से 11 तक की सभी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व बारीकी से वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है? क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है? तो पहला कथन देते हैं, सजीव जिस विधि के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद पोषण शोषण के तरह सजीवों को जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, ये भी सही है। उसके बाद सभी सजीवों में एक ही तरह के जनन संपन्न होता है। जी नहीं, सभी सजीवों में एक ही तरह का संपन्न नहीं होता, यानी कि इसका हो जाएगा 1 और 2 सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, जब संतति की उत्पत्ति एकक वैशिष्ट के द्वारा होता है तब जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसे अलैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अलैंगिक जनन में निम्न में कौन सी एक विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इसमें इस जनन में केवल बाह्य निषेचन ही होता है, ये नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निषेचन की प्रक्रिया जिस प्रकार के जनन में होता है उसे लैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक। तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि, ये विखंडन भी हो जाएगा, मुकुलन भी हो जाएगा और बीजाणु जनन भी हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, किस प्रकार के जनन में जनक जीव का शरीर बिल्कुल गायब हो जाता है? तो ये हो जाता है विखंडन में गायब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, से कौन सा इसमें से सही है? तो अनुकूलन परिस्थितियों में एक कोशिकीय जीव जनन हेतु विखंडन का सहारा लेता है, ये सही है। उसके बाद प्रतिकूल परिस्थितियों में एक कोशिकीय जीव बहुविखंडनीय द्वारा प्रजनन करता है, ये भी सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे, विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ये मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में होता है। ठीक है, ये मोनेरा में भी होता है, प्रोटिस्टा में भी होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों सही। आगे देखेंगे, मकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ये ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है? तो विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही प्रजनन होता है, ये सही है। उसके बाद मकुलन द्वारा एक कोशिकीय द्वारा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे,
कायिक जनन होता है, तो ये कायिक जनन ये होता है, ये पौधा में होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता नहीं पाया जाता, ये सही है। उसके बाद विभिन्नता केवल अलैंगिक जनन द्वारा ही उत्पन्न होता है, ये भी सही है। उसके बाद लैंगिक जनन में युग्मक भाग लेते हैं परंतु निषेचन क्रिया नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, इसमें दोनों भाग लेता है, तो ये गलत है, तो गलत ही ढूंढना था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कालिका निकलती है? तो ये मुकुलन में निकलती है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? तो ये है यानी बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? तो कपको तथा शैवाल में, तो इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार के कोशिका विभाजन होती है? तो ये समसूत्री में भी और असमसूत्री में भी होता है, यानी कि अर्धसूत्री में नहीं होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक तथा बी दोनों में। आगे देखेंगे, टोरुलेशन की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के जनन से है? तो ये मुकुलन से है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन मुख्यतः किसमें होता है? तो ये कवक में होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कायिका जनन की क्रिया में कायिका जनन की क्रिया में पौधे में किस भाग में पौधा को उगा सकता है? तो ये जड़, तना और पत्ती सब में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम में प्रजनन करता है? तो तने के माध्यम से तो ये गुलाब करता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखें, केले में कायिका प्रजनन होता है, तो ये होता है प्रकंद से, जिसमें राइजोजोम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक को विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? तो ये स्पाइरोगाइरा, क्या स्पाइरोगाइरा, तो इसका आंसर एक हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? तो बीज बोना, ये अलैंगिक प्रजनन की नहीं है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, इष्ट के शरीर से निकलने वाला मुकुल किस प्रकार का होता है? तो ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कैलस का निर्माण किस प्रकार के जनन से होता है? तो ये उत्तक संवर्धन से होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अजूबा पौधा बायोफिल्म में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये पत्ती के द्वारा होता है। आगे देखेंगे, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ जीव अनुकूलन परिस्थिति में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो ये संवृद्धि विखंडन द्वारा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, राइजोजोम और घनकंद यहाँ पे न होगा। ठीक है, घनकंद नहीं होगा, ये घनकंद जैसे भूमिगत तना क्यों विकसित होता है? तो ये होता है भोजन के संचय के लिए भी, विधि प्रजनन के लिए भी और बहुवशिष्टता के लिए, यानी कि इसका क्वेश्चन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखें, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो ये हो जाएगा बी, फूल हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी जीव के उदाहरण है? तो द्विलिंगी जीव का उदाहरण हो जाएगा स्पंज भी हो जाएगा, टेपवर्म भी हो जाएगा, चोक भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। तो एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ये तो सही है। उसके बाद पुमंग पुष्प के मादा भाग है, नहीं ये हो जाएगा पुमंग जो है ये नर भाग है और जायांग ये मादा भाग है, यानी कि ये उल्टा दे दिया। ठीक है, जायंग जो होगा ये मादा अंग हो जाएगा और पुमंग जो हो जाएगा ये पुष्प हो जाएगा, यानी कि केवल इसका ए आंसर हो जाएगा एक। आगे देखेंगे, फूल का कार्य है, तो फूल का कार्य क्या है? तो ये परागकरण
तथा अंडों का उत्पादन करना, ये भी है, सही है। उसके बाद परागण तथा निषेचन करवाना, ये भी सही है। बीजों तथा फलों का निर्माण करना, ये भी सही, यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला, बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज फूल के सहायक भाग है, तो ये सही है। उसके बाद पुबंग तथा जायंग ये फूल के आवश्यक भाग है, ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो देखेंगे, शैवाल तथा कवकों में अलैंगिक जनन ही जनन की समान विधि है, सही है। उसके बाद प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर शैवाल तथा कवक में लैंगिक जनन होने लगता है, बिल्कुल ये भी सही है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें पर्व संधिया नोड्स द्वारा नए पौधे में विकसित होता है? तो ये आलू में भी होता है, अदरक में भी होता है, केला में भी होता है, या इनमें से सभी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, क्लोन परिणाम है, तो ये अलैंगिक जनन का, किसका? अलैंगिक जनन का, इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बांस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो बांस में जो होता है ये परकंद के द्वारा, राइजोजोम, ठीक है, जो आपको पीछे बताए थे। जो केला में भी जो होता है ना, ये परकंद से ही होता है, राइजोजोम के द्वारा ही, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बांस और केला में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग सरई पौधा नहीं है? तो ये नारियल नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सिकोया वृक्ष की आयु होती है, तो सिकोया वृक्ष का जो आयु होता है ये 3000 से 4000 वर्ष होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पराग उत्पन्न होता है, तो पराग उत्पन्न होता है ये पराग कोश में होता है, किसमें? पराग कोश में, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किस इनमें से कौन सा एक सही है? तो ये हो जाएगा, पुगम की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, जी नहीं, ये आपको पहले ऊपर ही बताए थे कि ये पराग जो होता है ये स्त्री का नहीं पुरुष का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ज्ञान की इकाई पुंकेश्वर यानी स्ट्रेमा कहते हैं, जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, न तो 1 और नहीं तो 2। आगे देखिए, निम्नलिखित में से स्त्री केसर का भाग कौन नहीं है? तो ये तंतु फिलामेंट नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये स्त्री केसर का भाग नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पुंकेश्वर का भाग नहीं है, तो बिंजाडय जिसको ओवरी कहते हैं, तो ये पुंकेश्वर का नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है, सही है। परागकण का विकास परागकोश में होता है, ये भी सही है। उसके बाद अलग अलग प्रजातियों के पौधे में एक ही तरह के परागकण होते हैं, जी नहीं, ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अंडाशय के भीतर बीजांडय जिसे ओवरी रहता है, ये सही है। उसके बाद बीजांडन के भीतर भ्रूणकोश रहता है, ये भी सही है। उसके बाद भ्रूणकोश में मादा युग्मक सुरक्षित रहता है, ये भी सही, यानी कि इसका सही डी हो जाएगा आंसर, इनमें से सही। आगे देखेंगे, परागकण का बड़ा चोल किस कार्बनिक पदार्थ से बना होता है जिसे कोई भी प्राकृतिक एंजाइम निम्नकृत नहीं कर सकता है? तो ये हो जाएगा स्पेरोपाइलोलिन हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है तो पौधे की कई प्रजातियां का परागण मनुष्य में एलर्जी पैदा करता है, सही नहीं है, तो ये सही है। उसके बाद परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इनमें प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद अगला है, पुष्पी पौधे के सभी प्रजातियों के परागकणों की जीवन क्षमता समान होती, जी नहीं, यही गलत है, सबका जीवन क्षमता अलग अलग होता है। आगे देखेंगे, स्त्री केसर जिसे कार्पेल कहते हैं का
आधारीय भाग जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे अंडाशय कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे युक्तांडपी ज्यांग किसे कहते हैं, तो इसे ज्यांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसे सिनकैपुरस कहते हैं। और ज्यांग में स्त्री स्वतंत्र रहता है उसे एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ज्यांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे सिनोकोपरस कहते हैं, यानी कि युक्तांडपी कहते हैं। और ज्यांग में स्त्री केसर स्वतंत्र रहते हैं, देखिए जो एक दूसरा से जुड़ा रहेगा उसे युक्तांडपी यानी कि सिनकोपरस कहते हैं। और जो एक दूसरा से स्वतंत्र रहेगा, ठीक है, इसे एपोकार्पस कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला है परागन। परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वार्तिक कार्य तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये परागन कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, परागन है तो परागन हो जाएगा परागकोश में स्टिग्मा तक पराग का संचरण, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचरण। आगे देखेंगे, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वार्तिक कार्य पर पहुंचता है या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वार्तिक कार्य पर पहुंचता है तो इस परागन को क्या कहते हैं, तो इसे स्वपरागन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए से इनमें से कौन सा सही है। तो ये स्वपरागन केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही होता है, ये सही है। उसके बाद पर परागन एक लिंगी पुष्पों के साथ साथ उभयलिंगी पुष्पों में भी होता है, तो ये भी सही है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों सही, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वार्तिक कार्य के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागकण मुश्किल होता है या होता ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे हर कोगमी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कोगमी, यानी कि इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वार्तिक कार्य में स्थानांतरण कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, तो सजात पुष्पीय परागन कहलाता है। सजात पुष्पीय परागन, यानी कि इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, जो पराग बंद पुष्पों में होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्लिष्ट गेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिस्टिक गेमी कहते हैं, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑटोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोगेमी, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा कीट एंटोमोफोलॉजी, ये तो सही है। उसके बाद जानवर का यही नहीं होगा, ठीक है, जानवर का जो होगा ये होगा जियोफोलॉजी होगा, ठीक है, ये हो जाएगा जानवर का जियोफोलॉजी हो जाएगा, तो यही गलत है, तो इसका आंसर सी बी हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ है एंटोमोफोलॉजी, ये वायु में होता है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है कीट परागित पुष्पों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पुष्प बड़ा रंगीन होता है तथा उसके परागन बड़े आकार के होता है, ये पाया जाता है। पुष्प सुगंधित होते हैं तथा उनमें पर्याप्त मात्रा में मकरंद पाया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद वार्तिक कार्य का सतह चिकना, रुक्ष तथा चिपचिपा होता है, ये भी सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे, चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं चेरियोपोटोफोलॉमी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्मेल तथा कंदब के पेड़ में परागन का माध्यम है, तो ये चमगादड़ के ही द्वारा होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
आगे देखेंगे मेलेकोफोलिस पुष्प वह है जिनमें परागन होता है, तो घोंघा हो जाएगा, गिलहरी हो जाएगा, सांप हो जाएगा आदि के द्वारा होता है, तो इसके आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से देखेंगे स्वपरागन के फलस्वरूप संतान दुर्बल हो जाता है, सही है। उसके बाद पर परागन के फल स्वरूप उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होता है, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों सही, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे परागकणों को सर्वाधिक संख्या होता है, तो परागकणों को सर्वाधिक संख्या होती है तो वायु प्रगति पुष्पों में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जलीय पौधा में परागन नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन जलीय पौधा में जल परागन नहीं होता है, तो ये कमल में नहीं होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे वायु परागति पुष्प समानता होता है, तो ये होता है छोटे में भी, रंगीन में भी और सुगंध का अभाव भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं, तो चींटियों के द्वारा जो परागन होता है उसे मार्वी कोफिली कहते हैं, मार्वी को लिफो कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे पर परागन होने के क्या लाभ है, तो पर परागन होने के लाभ है ये इस विधि में दो भिन्न वंशानुक्रम का मेल होने से उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होता है, ये सही है। उसके बाद पर परागन के माध्यम से पौधे की नई किस्म पैदा की जा सकती है, ये भी सही है। उसके बाद पर प्रगति पुष्पों में उत्पन्न बीज अधिक जिम्सवन नहीं हो जाएगा, जीवन क्षम हो जाएगा, ठीक है, जीवन क्षम होता है, ये भी सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे पौधे में लैंगिक जनन के दौरान निषेचन होता है, तो परागन के बाद होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे निषेचन क्या है, तो निषेचन है एक अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे परागन के उपरांत पराग नली जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं का विकास होता है, तो ये परागकण से ही होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए निषेचन के उपरांत फल का विकास किससे होता है, तो ये अंडाशय से होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए निषेचन के उपरांत बीजों का विकास किसमें होता है, तो बीजांड में होता है जिसे ओवली कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे भ्रूण किसमें मिलता है, तो भ्रूण जो मिलता है ये बीज में मिलता है। आगे देखें किसी द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प में यदि पुंमंग एवं जयांग अलग अलग समय पर व्यक्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे डिकोगेमी कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखें पौधे में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन होता है, तो ये होता है परागन, निषेचन, युग्मज का विभाजन और भ्रूण का बनना पौधा, ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पौधे में निषेचन के उपरांत अंडा कोशिकीय जिसे एग सेल कहते हैं किसका निर्माण करता है, तो ये युग्मज का, जाइगोट का, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे पौधे में बिना निषेचन के जब फल का निर्माण हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अनिषेक फलन और पार्थिनोकोपी कहते हैं, यानी कि इसका आंसर बी और सी हो जाएगा, ठीक है, अनिषेकन फलन और पार्थिनोकोपी कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा अनिषेकन फल है, तो ये है केला हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे पौधे के बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्धित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे
पार्थेनोकॉपी कहते हैं, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखें, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे में निषेचन क्रिया के बाद बीजों का निर्माण शुरू होता है, परंतु पौधे बिना निषेचन संपन्न हुए ही बीज पैदा कर लेता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? तो उसे असंजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंजनन, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए से इनमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा, जब एक बीज के अंदर एक ही अधिक भ्रूण हो तो इसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो ये सही है। आगे देखेंगे, बहुभ्रूणता आवृतबीजी पौधा में ज़्यादा पाई जाती है तथा अनावृति बीजी में कम पाई जाती है। जी नहीं, ये उल्टा दे दिया है, ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाएगा गलत। इसमें होना क्या चाहिए कि बहुभ्रूणता आवृतबीजी में ये कम पाया जाता है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, इधर कम पाया जाता है और अनावृति बीजी में ये ज़्यादा पाया जाता है। अगला है, बहुभ्रूणता की खोज लुबेन हुक ने किया था। ये सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 1 और 3 दोनों, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, द्विनिषेचन होता है, तो ये आवृतबीजी में होता है। किसमें? आवृतबीजी में द्विनिषेचन होता है। अगला है, द्विनिषेचन क्या है? अगला है, द्विनिषेचन क्या है? तो ये एक नर युग्मक का अंड से तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्र के संलयन को, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निषेचन के बाद बने युग्मज जिसे जाइगोट कहते हैं, ये होता है, तो ये होता है द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित। इसका आंसर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, द्विनिषेचन की खोज कौन किया था? तो ये किया था नवासचिन ने किया था, नवासचिन ने। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये द्विनिषेचन है। क्या है? द्विनिषेचन का खोज किया था। और इससे पहले जो था इससे पहले जो भी था ना, जो इसमें हम बताए थे, इसे जो ये क्या कहते हैं, जिसका खोज लुबेन हुक ने किया था। अच्छा, चलिए देख लीजिएगा बाद में क्या होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा, जब फूल के अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है तो ऐसे फल को सतफल कहते हैं। तो ये सही है, ठीक है। जिसमें जब फूल के अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है तो उसे सतफल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद, जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है तो उसे असतफल कहते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असतफल है, यानी कि असत्य? तो सेब भी हो जाएगा, काजू भी हो जाएगा, अखरोट भी हो जाएगा, यानी कि डी इनमें से सभी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन असत फल है? असत फल कौन है? तो ये स्ट्रॉबेरी है। कौन है? स्ट्रॉबेरी। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा, एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होता है। ये भी सही है। उसके बाद, एक फल में एक ही बीज होता है तथा एक दूसरे से अधिक बीज भी होते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखिए, पौधे में निषेचन के उपरांत अंडाशय की भित्ति बन जाती है तो ये फल भित्ति बनती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सेब तथा नाशपाती के खाने योग्य, सेब और नाशपाती का ये हम लोग खाते हैं तो ये पुष्पासन खाते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो ये आम का मधफल भित्ति खाते हैं, ये सही है। लीची का एरियल खाते हैं, ये भी सही है। और नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं, ये भी सही है। तो अनार का बीज पत्र खाते हैं, ये गलत है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, एरियल या बीज चोल
खाने भाग है तो कौन है, तो लीची भी हो जाएगा, जायफल भी हो जाएगा, शरीफा भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे फूलगोभी का खाने भाग, तो फूलगोभी का हम लोग फूल खाते हैं। उसके बाद कटहल के खाने भाग को परिदल पुंज कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा फल संग्रहित फल नहीं है, तो ये अमरूद संग्रहित फल नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फल फल पुंज या समूह फल है, तो ये है स्ट्रॉबेरी भी है, शरीफा भी है, रस भरी भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखें, आम, नारियल, सुपारी तथा बेर होते हैं, तो ये होते हैं अशिष्ट फल। क्या है, अशिष्ट, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, सेब तथा नाशपाती किस प्रकार का फल है, तो ये पोम फल है। कौन सा फल, पोम फल है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ये हो जाएगा केला और बेरी, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची तथा काजू को रखा जा सकता है, तो ये नट में, किस में, नट में आप लीची और काजू को रख सकते हैं। आगे देखेंगे, अनानास किस प्रकार का फल है, तो अनानास ये है, ये सेरोसिस है। क्या है, सेरोसिस, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सेरोसिस फल का उदाहरण है, तो सेरोसिस का है, सहतूत भी है, कटहल भी है, अनानास भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, संतरा, मौसमी, नींबू आदि किस प्रकार के फल है, तो ये हेस्पेरिडियम है। क्या है, हेस्पेरिडियम, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें, गेहूं, जौ, मक्का, धान आदि को फलों के निम्न प्रकार में किसमें रखा जाता है, तो ये कैरियोपिसस में, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होता है, तो ये अध्यावरणों में, किसमें, अध्यावरण में, इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, परागकण है तो परागकण हो जाएगा ये अपूर्ण विकसित नर युग्मोभिद, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी द्विलिंगी पुष्पों के बारे में सही है, तो उनमें पुंकेश्वर तथा अनपन दोनों होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखें, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है, तो बुल्फिया है। ठीक है, और वही पूछेगा इससे सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा कौन है, तो रेफ्लिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये है विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये रेफ्रिसिया हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से 12 वर्ष में केवल एक बार फूल देता है, वो है नीला कुरुंजी। क्या है, नीला कुरुंजी, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कुरुंजी पुष्प का 12 वर्ष में मात्र एक बार फूल खिलने का कारण क्या है, तो ये फलोजिनन स्राव, यानी कि इसमें फल एक बार ही खिलता है, 12 साल में मात्र एक बार खिलता है, तो फूल भी एक ही बार होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य यानी कि सही है, तो ये हो जाएगा, वैसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्प होता है उसे मोनोकार्पिल कहते हैं, ये सही है। उसके बाद बांस मोनोकार्पिल पौधा है, ये भी सही, इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है, तो पहला प्रश्न है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, ये सही है। उसके बाद जलकुंभी भी ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, ये भी सही, यानी कि इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही, इसका आंसर सी सही हो जाएगा, तथा 2 दोनों सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाग द्विगुणित है, तो ये युग्मज, जिसे जाइगोट कहते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अगुणित है, तो ये पराग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ये सही है। आगे देखेंगे, अंकुरण हेतु प्रायः किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो ये प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती थी, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे में नगन भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहा जाता है, तो ये थैलोफाइटा को, बायोफाइटा और
टेरिडोफाइटा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या था, निम्नलिखित में किस वर्ग के पौधे में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, बीज बाहर की तरफ। उसके बाद अगला देखेंगे, पौधे में परितस्थ या सजीव परजक अंकुरन का अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सजीव परजक अंकुरन निम्न में किसमें पाया जाता है, तो ये राइजोफेरा में पाया जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भूमपोरिक अंकुरन में पाया जाता है, तो ये अरंडी में पाया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है, तो ये मक्का में पाया जाता है, किसमें, मक्का में। आगे देखेंगे, आर्किड का बीज होता है, तो ये हल्के तथा सूक्ष्म होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होता है, तो यूकेलिप्टस। क्या होता है, यूकेलिप्टस। आगे देखेंगे, आगे मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, तो ये अंडाशय में होता है। आगे देखें, किसी पारुविक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांडे में पहुंचने से पहले जायंग के कई भागों में गुजरते हैं। नीचे जायंग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है, उससे संयोजन को चुनिए जो पराग नली पथ पर सही क्रम है, तो ये हो जाएगा वर्तिका और अंडाशय, जिसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वर्तिका को स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका को स्टाइल कहते हैं और अंडाशय के ओवरी कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है, तो गर्म और सूक्ष्म स्थिति में, इसका आंसर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तना, पत्तियों और कलिकाओं में नए पौधे उत्पन्न होते हैं, तो वह कहलाता है वनस्पति जनक। ठीक है, इसे कायिक जनक भी कहते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नर जनन अंग नहीं है, तो ये फिलिपियन ट्यूब नहीं है, ये महिला में होता है। ठीक है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जनन ग्रंथि नर जनन तंत्र है, तो ये है बैथुलियन ग्लैंड, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, नर जनन तंत्र संबंधित जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ की प्राकृतिक कैसी होती है, तो ये क्षारीय होती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, नर जनन अंग शुक्रवाहिनी नली की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद देखेंगे, नर में विषण कोष स्थिति रहता है, तो ये उदर गुहा के बाहर रहता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, विषण जिसे टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस, विषण का औसत भार कितना होता है, तो ये 12 ग्राम होता है। आगे देखेंगे, शुक्राणु निर्माण हेतु विषण कोष का उपयुक्त तापमान परिसर होता है, तो ये 34 से 35 हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखें, विषण में स्थिति किस कोशिका द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजन स्रावित होता है, तो ये लाइडिंग कोशिका होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, तो ये सिर्फ नर स्तनधारियों में पाया जाता है, प्रोस्टेट, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ब्रे किसे कहते हैं, तो ये शुक्राणु और सभी सहायक ग्रंथि के स्राव को, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्पर्म जिसको कहते हैं व्रील का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7.3 से 7.5 तक होता है। आगे देखेंगे, विषण जिसे टेस्टिस कहते हैं, विषण के ऊपरी संयोजिक ऊतक को तने 3 परतें पाई जाती है, सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, तो सबसे भीतरी परत को ट्यूनिका वेसुलस कहते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है।
तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा से स्कोट्रम से का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो ये सही है। उसके बाद क्या है? स्क्रोटम का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। जी नहीं, जब ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला गलत होगा, यानी कि केवल एक सही है। आगे देखेंगे स्टेरोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये विषण में पाई जाती है, विषण में। आगे देखिए एक वयस्क नर में प्रतिदिन लगभग कितने शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है? तो 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 तक बनता है। उसके बाद अगला है एक क्रोमोसोम निम्नलिखित में किसका भाग होता है? तो ये मानव शुक्राणु का सिर पर का टोपी नुमा भाग, यानी कि इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे विषण में तैयार शुक्राणु का परिपक्वन तथा संचय कहाँ होता है? तो ये अधिविषण में होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जनन अंगों का विकास किस भ्रूणीय परत में होता है? तो ये मीसोडर्म में होता है। किसमें? मीसोडर्म। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो ये मूत्र मार्ग के चारों ओर में उपस्थित होती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन एक युग्मक है? तो ये शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों युग्मक है। आगे देखेंगे युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 23 होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए शुक्राणु कोशिका के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? तो ये मध्य भाग में उपस्थित होता है। आगे देखें फर्टिलाइजेशन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अंडाणु के सतह पर पाए जाते हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो जनन अंगों में युग्मक नहीं, ये जनन अंग में युग्मक नहीं शुक्राणु होता है, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। शुक्राणु की निर्माण प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, तो यही होगा गलत, ठीक है, युग्मक नहीं, यहाँ पे शुक्राणु होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो शुक्र जनन की क्रिया 11 से 13 वर्ष के नर के विषण में स्थित शुक्राणु जनन नलिका से प्रारंभ हो जाता है, ये तो सही है, 11 से 13 वर्ष में ही हो जाता है। उसके बाद अंड जनन की क्रिया 9 से 11 वर्ष में मादा के अंडाशय के फॉलिकल में प्रारंभ हो जाता है, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एक तथा दो दोनों सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन मादा जनन अंग है? तो ये मादा जनन अंग ये ओवरी भी हो जाएगा, ओविडक्ट भी हो जाएगा, यूट्रस भी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सब हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन एक मादा जनन अंग नहीं है? तो ये सेमिनल वेसिकल्स नहीं है, ये मादा नहीं है, फीमेल अंग है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे आगे अंडवाहिनी नली की लंबाई कितनी होती है? तो ये 12 सेंटीमीटर होती है। अगला है निम्नलिखित में कौन एक मादा सहायक जनन ग्रंथि नहीं है? तो ये बार्थोलिन ग्रंथि नहीं है। अगला है एक स्वस्थ स्त्री का मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? तो ये 28 दिनों का होता है। आगे देखेंगे योनि का बाह्य छिद्र जिस पतली झिल्ली द्वारा ढका होता है उसे क्या कहते हैं? तो हाइमेन झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमेन झिल्ली। आगे देखेंगे मासिक चक्र के द्रव्यमान किस दिन अंडो उत्सर्जन होता है? तो ये 14 से 15वें दिन में, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 14 से 15वें दिन में। आगे देखेंगे कथन एक तथा कथन दो। कथन एक तथा कथन दो देखेंगे क्या है? यदि एक अंडाशय निकाल दिया जाए तभी भी प्रजनन की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद दूसरा अंडाशय बड़ा होकर प्रथम अंडाशय का कार्य करने लगता है, जी नहीं, ये गलत है, तो यानी कि ये हो जाएगा एक सही है किंतु आर गलत है, इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कार्पस ल्यूटियम का विकास होता है, तो ये अंडकोश में होता है। किसमें? अंडकोश में। आगे देखेंगे कार्पस ल्यूटियम किस द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो ये प्रोजेस्टेरोन है। क्या है? प्रोजेस्टेरोन, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये देखेंगे बालिकाओं में पहली बार मासिक चक्र का प्रारंभ होना
रोजनिवृत्ति कहलाता है? जी नहीं, ये गलत है। स्त्रियों में मासिक चक्र की क्रिया बंद होना मेनार्क कहलाता है? जी नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद मासिक चक्र 12 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलता है, ये सही है। तो इसका केवल 3 होगा आंसर, सी हो जाएगा। आगे देखें, एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो ये 400 से 450 होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा सही। आगे देखें, शुक्राणु तथा अंडाणु का संयोजक क्या कहलाता है? तो ये निषेचन कहलाता है। आगे देखें, मानव एवं अन्य स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये फिलिपियन नालिका में यानी कि फिलिपियन ट्यूब में होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो ये युग्मनजन बनता है। क्या बनता है? युग्मनजन, जाइगोट बनता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भ्रूण की 16 कोशिकाओं वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो मेरुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुला कहते हैं। आगे है, निषेचन के कितने समय बाद भ्रूण का गर्भ का आरोपण होता है? तो ये 1 सप्ताह में होता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ये जरायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायु कहते हैं। उसके बाद मनुष्य के अपारा का निर्माण कब होता है? तो ये भ्रूण रोपण के 4 सप्ताह के बाद होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? तो ये प्लेसेंटा। इसका आंसर सी हो जाएगा, प्लेसेंटा। आगे देखेंगे, गर्भाशय में मानव भ्रूण जिस द्रव में तैरता रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एमोटिक फिल्ड कहते हैं। एमोटिक फिल्ड कहते हैं, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, मानव गर्भ प्लेसेंटा से एक मजबूत डोरी समान संरचना से जुड़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे नाभि रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभि रज्जु कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, मानव में गर्भावस्था कितने दिनों के लिए होता है? तो ये 9 महीने 10 दिन होता है। ठीक है, 9 महीने 10 दिन। अधिकतर आदमी को 9 दिन मालूम होता है, लेकिन इसमें जब दिया हुआ है 9 दिन 10 दिन, तो 9 महीना 10 दिन हो जाएगा। आगे देखेंगे, अंडा निषेचन होने के तुरंत बाद किस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक बहुकोशिकीय जीव को जन्म देती है? तो ये समसूत्री मिटोसिस, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला देखेंगे, शुक्राणु फॉलोपियन नली में 12 घंटे तक जीवित रहते हैं, ये सही है। उसके बाद अंडाणु फॉलोपियन नली में 36 घंटे तक जीवित रहते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान कितने अंडाणु का उत्सर्जन होता है? तो केवल 1 का होता है। उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो ये युग्मनज, जाइगोट। इसका आंसर डी हो जाएगा सही। आगे देखिए, मनुष्य में गर्भ का लिंग निर्धारण होता है तो निषेचन के समय ही हो जाता है। क्या होता है? निषेचन के समय ही हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, मानव भ्रूण 3 जनन स्तरों का निर्माण किस क्रम में होता है? तो ये इंडोडर्म, मेसोडर्म और इक्टोडर्म, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, भ्रूण के किस जनन स्तर में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क मेरुरज्जि का विकास करता है? तो ये एक्टोडर्म करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, स्टेम सेल का विकास किस जनन स्तर पे होता है? तो ये मेसोडर्म में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, संतान उत्पत्ति प्रसव की क्रिया का क्या नाम है? तो ये पाचुरिसीन है। क्या है? पाचुरिसीन। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, मनुष्य में निषेचन कब होता है? तो मासिक चक्र के 16 से 18वें दिन। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मनुष्य में गर्भ विधि काल होता है तो 36 सप्ताह का होता है। आगे देखेंगे, किसी स्थिति में कार्पस ल्यूटियस सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित होता है? तो ये अंडाणु के निषेचन के बाद होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर एक समान मार्ग बनता है, जिसे क्या कहता है? तो उसे मूत्र मार्ग यानी कि प्रजनन मार्ग भी कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
आगे देखेंगे शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है, तो ये अधिविशन में रखा जाता है, अधिविशन में। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे पुरुषों का विषम कोश शरीर के बाहर क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे भ्रूण का अपारा पोषिका किसके सहायक होता है, तो ये उत्सर्जन और पोषण दोनों के लिए होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, तो ये शुक्राणु में। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे एक समान मनुष्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको साइड ही कर दीजिए। आगे देखिए मानव भ्रूण का हृदय कब संपदन करने लगता है, तो ये अपने परिवर्धन के 6ठे सप्ताह में। ये इसलिए गलत है क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ही पूरा गलत है। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिससे इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा इसमें से सही है। तो ये हो जाएगा पुरुष में लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि में स्रावित करती है, तो ये सही है। उसके बाद स्त्रियों में कार्पस ल्यूटियम की कोशिका एस्ट्रोजन स्रावित करती है, तो जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय के दीवार में ब्लास्टोसिस अवस्था में अध्यारोपित होती है, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 3 सही, बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूनोटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनोटोलॉजी कहते हैं। आगे देखें मासिक चक्र के आरंभ में स्रावित होने वाला हार्मोन का क्रमशः क्या है, तो एस्ट्रोजन, एफएसएच और प्रोजेस्टेरोन। इसका आंसर सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन एक आपातकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, तो ये कार्पस ब्यूटियम नहीं होगा, ये ल्यूटियम होगा, ठीक है। यहाँ ब्यूटियम नहीं ल्यूटियम होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा सही। आगे देखिए मुख के द्वारा मादा द्वारा लिया गया गर्भ निरोधक गोलियां निम्नलिखित में किस प्रक्रिया को रोककर सर्वभरता से निजात दिलाता है, तो ये अंडो उत्सर्जन में। क्या, अंडो उत्सर्जन। इसका आंसर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी रोकता है, ये अंड निषेचन को रोकता है। किसको, अंड निषेचन को। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन सही, तो इसमें से देखें प्रखनली शिशु जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं का निषेचन बाह्य होता है जबकि विकास आंतरिक, तो ये सही है। उसके बाद बाह्य निषेचन को इन विट्रो निषेचन IVF भी कहा जाता है, ये भी सही, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है, तो ये है लुइस। क्या है, लुइस। ये है विश्व का। अब भारत का पूछेगा तो ये इंदिरा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए ये हो जाएगा भारत का और ये विश्व का है लुइस। आगे देखेंगे गर्भाशय में मानव भ्रूण जीव द्रव में तैरता रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसे एमिनोटिक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिनोटिक द्रव कहते हैं, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे गर्भ अवस्था के अधिकतम कितने महीने तक गर्भपात सुरक्षित रहता है, तो ये 3 महीने तक। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा गर्भ अवस्था के 3 महीने तक गर्भपात सुरक्षित रहता है, ये सही है। उसके बाद 6 महीना पूरा हो जाने गर्भपात कराना माता एवं शिशु दोनों के लिए खतरनाक है, बिल्कुल ये सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे नर नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ये वेस्कोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्कोटोमी कहते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। और ये ट्यूटोमी ये मादा का होता है, ठीक है। जैसे यह नीचे दिया हुआ मादा नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ट्यूबोटोमिक कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सही।
आगे देखेंगे गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के लिंग अनुवांशिक विकृति की जांच की अवधि का क्या नाम है? तो एमिनोसेंटोसिस। क्या है? एमिनोसेंटोसिस। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा इनमें से सही है? कौन सा इनमें से सही है? तो यह नर नसबंदी में नर के शुक्र वाहिनिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, ये सही है। उसके बाद मादा नसबंदी में मादा के फैलोपियन ट्यूब नालिका को काटकर बांध दिया जाता है, ये भी सही, यानी कि इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एक तथा दो दोनों सही। आगे देखेंगे एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की जांच किस विधि के द्वारा होता है? तो ये होता है डीएनए के द्वारा भी, पीसीआर के द्वारा भी और एलिसा के द्वारा भी, यानी कि इसका इनमें से सभी हो जाएगा, डी आंसर। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जनसंख्या नियंत्रण की कौन युक्ति महिलाओं के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? तो ये निरोध नहीं की जाती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखना होगा गर्भ निरोधक गोलियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन को बनी होती है, जिसे मासिक चक्र के प्रथम 5 दिन में लगातार 21 दिन तक ली जाती है, ये गलत है। आगे देखेंगे लिम्पेस लूप कॉपर टी कॉपर 7 एक आईयूडी है जिसे प्रशिक्षित नर्स द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लाया जाता है, जी नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद हमको सही देखना है। इस अगला देखेंगे सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली स्टेरॉइड प्रकृति का होता है, जिससे दुष्प्रभाव शरीर पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ये सही है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। तो अंडे उत्पन्न करने वाली जीव विवोपरस कहलाता है, इससे प्लासेंटा का निर्माण नहीं होता, ये सही है। उसके बाद बच्चे उत्पन्न करने वाले जीव को ओविपोरस कहते हैं, इसमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है, ये सही है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एक तथा दो दोनों सही। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 1951 में हुआ था। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।